नमस्कार। स्वागत है आपका वंस स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। माई सेल्फ सीएम महेंद्र सैनी। और आज का हमारा जो सेशन है टॉक विद एक्सपर्ट के साथ, हमारा टॉपिक है जीएसटी ऑन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग ऑन रेंट। अगर आप रेजिडेंशियल ड्वेलिंग को किराए पे देते हो तो क्या उस पर भी जीएसटी लगेगा? तो इसी के लिए, इसी को समझने के लिए आज हमारे जो एक्सपर्ट हमारे गेस्ट है दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं मेरे साथ, सीएमए गिरी सर। सीएमए गिरी सर के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, देन वी विल स्टार्ट टुडेज सेशन। CMA Mahesh Giri sir is the chairman of the GST Cell Council of the Institute of Post Accounting of India, New Delhi, and he is also the faculty of the Tax Research Department of the institute. He is also a trainer at NACI, National Academy of Custom, Indirect Tax and Narcotics, and he is a practicing cost accountant and fellow member of the institute. And he was qualified in the year 2010 with All India 55th rank. He has more than 11 years of experience in the field of posting, indirect taxation and fraud investigation. His various articles are regularly published in some of the tax leading indirect tax portals such as Taxman and Taxation. So sir, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस शॉर्ट पीरियड में आपने हमारे एक्सेप्ट किया रिक्वेस्ट को। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र जी आपका फॉर इनवाइटिंग मी हियर एट वन स्मार्ट क्लासेस। मुझे बड़ी खुशी हुई जान के कि आप डेडिकेटेडली सीएमए प्रोफेशन के लिए अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और राजस्थान में आपका काफी नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच आपको। सर विदाउट देरी किए मैं पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जो रिसेंटली जीएसटी काउंसिल की 47th मीटिंग हुई है उसमें एक नया प्रोविजंस लेकर आया, नया तो नहीं है बट बहुत ही डिफरेंट है कि अगर कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को रेंट पे देते हैं तो उसको भी जीएसटी के दायरे में गवर्नमेंट लेकर आई है। तो बिल्कुल आम जनता तो परेशान है क्योंकि वो भी अपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को रेंट पे देती है, तो वो थोड़ा एम्बिग्यूटी में है कि क्या हमें भी जीएसटी देना पड़ेगा। तो इसकी क्लैरिटी के लिए हमने आपको इनवाइट किया। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि प्लीज डिस्क्राइब इन ब्रीफ राइट कि क्या इस प्रोविजन के बारे में गवर्नमेंट लेकर आई है, प्लीज। जी जी महेंद्र जी, आपने बिल्कुल ठीक बताया। अभी 18 जुलाई को कुछ नोटिफिकेशंस आई हैं जिसमें एक एंट्री ये भी ऐड की गई है कि अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यूनिट कोई किसी को रेंट पे देता है तो उस पर भी जीएसटी लागू होगा। उसकी कुछ कंडीशंस हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है। आम आदमी पे इसका कुछ असर नहीं पड़ने वाला। कुछ एक स्पेसिफिक तबके को छोड़ के जिनके ऊपर इसका असर जरूर पड़ेगा। और गवर्नमेंट की ये मंशा भी रही है कि अपने टैक्स बेस को जो है वो इंक्रीज करना चाह रहे थे, लेकिन आम आदमी को घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, अगर वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं तो जरूर उनके लिए एक एक्स्ट्रा बर्डन गवर्नमेंट एक तरीके से लेके आई है। जी सर मुझे थोड़ा ये बताइए कि पहले भी ये प्रोविजन था रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को अगर रेंट पे देते हैं और अभी भी ये प्रोविजन है, तो दोनों में डिफरेंस बता दीजिएगा कि पहले किसको अगर अपन रेंट पे देते थे और अब किसको रेंट पे देंगे, तो दोनों का डिफरेंस बताए हमारे व्यूअर्स को ताकि समझ में आए उसके कंपैरिजन से। जी तो 18 जुलाई से पहले अगर कोई कंपनी कोई रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यूनिट में, आम भाषा में सरल भाषा में बोलूं तो अगर कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर कोई कंपनी किराए पे लेती थी अपने एम्प्लॉइज के रेजिडेंस के लिए या अपने डायरेक्टर्स के रेजिडेंस के लिए, जो कि आमतौर पे एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, तो वो जीएसटी के दायरे से बाहर थी, आप इस तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आता था। okay. अब सरकार ने जो चेंजेस, अमेंडमेंट जो इस नोटिफिकेशन में लेके आए हैं, तो एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन का जो स्कोप है वो थोड़ा सा कम कर दिया है। अब अगर कोई रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यूनिट कोई नॉन रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड पर्सन किराए पे लेता है तो वो अभी भी एग्जेम्पशन कैटेगरी में आएगा, उसको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यूनिट किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने रेंट पे या लीज पे ली है तो उस पे रिवर्स चार्ज के तहत जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी लागू हो चुकी है 18 जुलाई से, और अब आरसीएम के तहत उस अमाउंट पे आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो पहले रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यूनिट अगर रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से दी जाती थी तो उस पे जीएसटी कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं थी, वो एग्जेम्प्टेड था। लेकिन अब से 18 जुलाई के बाद से इसको कर की श्रेणी में लेके आ गए। तो जीएसटी तभी लगेगा अगर आप रजिस्टर्ड हो, चाहे वो कमर्शियल पर्पज के लिए ले रहे हो, चाहे आप उसको रेजिडेंशियल पर्पज के लिए ले रहे हो। एब्सोल्युटली। और आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो ही आपको टैक्स लगेगा।
ये सर टैक्स किस पे लगेगा, लैंडलॉर्ड पे लगेगा या फिर टेनेंट पे लगेगा? जी नहीं, ये पूरी तरीके से टेनेंट पे लगेगा, अगर टेनेंट रजिस्टर्ड है तो। मैं बार बार दोहराना चाहता हूँ क्योंकि आम जनता में इससे काफी ज्यादा भ्रांतियां फैली है कि कोई भी अगर किराए पे कुछ मकान लेता है तो उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। अगर टेनेंट रजिस्टर्ड है तो उस केस में आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, और वो आरसीएम के तहत पे करना पड़ेगा, जिसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बोला जाता है। जीएसटी के अंदर बेसिकली दो मैकेनिज्म है जीएसटी के पेमेंट के। एक है जिसमें सेलर गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट करता है, जिसको हम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं, और दूसरा जिसमें रिसिपिएंट ऑफ सर्विस जो है वो टैक्स पे करता है, जिसको हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं। तो इस पर्टिकुलर एंट्री में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के थ्रू टेनेंट को जीएसटी गवर्नमेंट को जमा करना है। ओके सर, इसमें एक और क्लैरिटी दीजिएगा, अगर कोई रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रेजिडेंस पर्पज के लिए लेता है और वो रजिस्टर्ड है तो उसको आरसीएम देना पड़ेगा, राइट? आरसीएम के टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन वो जो प्रॉपर्टी ले रहा है वो एज ए कॉमर्शियल पर्पज के लिए ले रहा है, तो क्या उस पे भी आरसीएम लगेगा फिर एफसीएम? जी जी, देखिए इसको लेकर भी काफी कंफ्यूजन्स हैं लोगों में, लेकिन जो स्पेसिफिक एंट्री एग्जम्पशन नोटिफिकेशन में दी हुई है और रेट नोटिफिकेशन में दी हुई है, उसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि आप रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यूनिट अगर रेंट पे देते हैं तो आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी है। ये कहीं मेंशन नहीं है कि वो रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से है या कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपने रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यूनिट कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी दी है तो भी टेनेंट को आरसीएम के थ्रू जीएसटी पे करना है। जी ओके। तो सर इसके जैसे आरसीएम के थ्रू आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, तो वो डीलर तो जो भी रजिस्टर्ड है वो फिर आईटीसी का भी प्रोविजंस मांगेगा, आईटीसी का भी कुछ क्लेम करेगा। तो एक बार तो आईटीसी का भी एक प्रोविजंस आप थोड़ा ब्रीफ में डिस्क्राइब। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखिए आमतौर पर जब हम कोई भी टैक्स पे करते हैं और वो हमारे बिजनेस के फर्दरेंस के लिए होता है और कुछ कंडीशंस जो जीएसटी लॉ के अंदर दी हुई है अगर वो फुलफिल की जाती हैं तो हमारे ऊपर हम उस टैक्स को जो हमने पे किया है और हमने आगे आउटवर्ड सप्लाईज करनी होती है, तो हम उस टैक्स को जो हमने पेमेंट कर दिया ऑलरेडी गवर्नमेंट को, उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं अपनी सेल के टैक्स के साथ। लेकिन इस एंट्री में कुछ ब्लॉक करेज की कंडीशंस जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। ऑल्दो ये बड़ा डिबेटेबल इशू है, काफी टैक्स प्रोफेशनल्स इसके फेवर में है, कुछ इसके अगेंस्ट में है। बट मेरा ये मानना है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट इस पर्टिकुलर केस में अगर आपने रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से वो यूनिट ली हुई है तो वो सेक्शन 17(5) के तहत ब्लॉक क्रेडिट के श्रेणी में आता है और उसका आईटीसी आपको नहीं मिल पाएगा, उसका बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। ओके जी सर, एक और कंफ्यूजन, सॉरी यू कैन गो अहेड, कंटिन्यू। मैं ये कह रहा था कि अगर वो रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ली गई है तो उस पे आईटीसी ब्लॉक्ड है, लेकिन अगर वो कमर्शियल एंगल से यूज की गई है प्रॉपर्टी तो दिस इज वेरी मच अलाउड एज आईटीसी एलिजिबल टू द कंपनी। Okay, so this is clear. If you are taking this residential property as a residential purpose, then you are not allowed the ITC, right? And you are taking for the commercial purpose, that 100% ITC will be allowed. Right. Okay, that's good clarify. Sir, एक confusion है कि ambiguity है, क्योंकि मुझसे भी कई मेरे viewers ने पूछा था कि इस पे clarification चाहिए। जैसे कोई practicing chartered accountant है, फिर practicing cost accountant है, उसने एक property rent पे ले रखी है as a residential, right? ले सकता है वो, उसमें वो रहता भी है और उसके पास एक रूम है खाली, उसमें वो अपना ऑफिस रन कर रहा है, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी या फिर प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंसी की अपनी ऑफिस रन कर रहा है। अब वो कैसे बाइफरकेट करेगा? वो तो बोल रहा है कि नहीं, मैं तो इसको एज ए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मान के मेरा ऑफिस चला रहता है, तो वो तो कमर्शियल हुआ नहीं। तो इस पे कुछ क्लैरिटी है या फिर उसको भी उसमें भी फिर आईटीसी का भी एक प्रोविजन आता है उस चीज में? बिल्कुल, एक बार इसका भी क्लैरिफाई कीजिएगा। देखिए दुर्भाग्यवश जो आईटीसी है इस केस में मेरा ये मानना है कि वो टैक्स प्रोफेशनल को या चार्टर्ड अकाउंटेंट को या कॉस्ट अकाउंटेंट को नहीं मिल पाएगा। हालांकि इसमें कुछ टैक्स प्लानिंग इस तरीके से की जा सकती है। पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि उसमें आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी टैक्स प्रोफेशनल है अगर वो अपनी फैमिली के साथ किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में रह रहा है और साथ साथ ही अपना बिजनेस भी कैरी ऑन करता है, तो डिपार्टमेंट इस बात को इस बड़ा एग्रेसिव व्यू लेगा इस चीज पे कि ये जो प्रॉपर्टी यूज की गई है दिस हैज बीन टेकन फॉर रेजिडेंशियल पर्पस ओनली। तो उस केस में क्योंकि रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाएगा तो ये सेक्शन 17(5) के तहत ब्लॉक क्रेडिट की श्रेणी में आता है
और आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मैं ये एडवाइस करना चाहूंगा कि अगर टैक्स प्रोफेशनल्स इस तरीके से कुछ करना चाह रहे हैं या ऑलरेडी कुछ करते हैं, तो बेटर है कि जो आपका रेंट एग्रीमेंट होगा वो आप अपने नाम पे ना बनवाएं, आप अपने किसी फैमिली मेंबर के नाम पे बनवाएं, ताकि वो सर्विस इस तरीके से दिखे कि किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन ने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को ही रेंट पे रेजिडेंशियल यूनिट दी हुई है और आप अपनी उस टैक्स कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे। उस केस में आपको अपना टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सर, समझ गए आपके पॉइंट को। सर अभी तक जो हमने ये समझा इस चीज को कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को अगर आप एज ए रेजिडेंस ऑन रेंट पे लेते हो और आप रजिस्टर्ड है तो आपको क्या देना पड़ेगा, आरसीएम बेस पे जीएसटी देना पड़ेगा। अगर आप एज ए कमर्शियल पर्पज के लिए लेते हो तो आपको फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म पे भी रेंट देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा जीएसटी, जो कि ये पहले भी प्रोविजंस था। बिल्कुल। अब इसमें मैं कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, आप उसको क्लैरिफाई करते जाएगा तो हमारे व्यूअर्स को बिल्कुल और क्लैरिटी इस पे आ जाएगी। ठीक है सर, पहला मेरा क्वेश्चन यही है कि अगर मिस्टर ए जो कि रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर, मिस्टर ए रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर एंड वो अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मिस्टर बी को देता है, वो भी रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर, तो सर इस पर्पज में, और वो जो प्रॉपर्टी ले रहा है वो एज ए कॉमर्शियल पर्पज ले रहा है, ठीक है सर, तो इसमें आप जीएसटी का प्रोविजन बताइएगा। ए और बी दोनों रजिस्टर्ड है, बी जो ले रहा है वो कॉमर्शियल पर्पज के ले रहा है, तो अब इसमें जीएसटी का प्रोविजन बताइएगा। देखिए, आपने मुझे बोला कि मिस्टर ए जो है वो रजिस्टर्ड है, yes. और जो प्रॉपर्टी है वो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज की जा रही है। तो यहाँ पे अगर मिस्टर ए रजिस्टर्ड है तो उस केस में अगर, क्योंकि वो रजिस्टर्ड है, क्योंकि उसने उसका 20 लाख का टर्नओवर क्रॉस कर रहा होगा, उसने मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लिया हुआ होगा और वो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो प्रॉपर्टी यूज हो रही है तो उस केस में भी आपका जो सामने वाली जो पार्टी है अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसको आपका जीएसटी आरसीएम के थ्रू पे करना है। आरसीएम के थ्रू पे करना, बिल्कुल जी। अगर सामने वाली प्रॉपर्टी, इसका बड़ा सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं कि अगर मेरा रिसिपिएंट जो है अगर वो रजिस्टर्ड है तो इन एनी केस मुझे आरसीएम के थ्रू पे करना होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि जो मेरा सप्लायर ऑफ सर्विस है वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। ओके, तो सर यही क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ, मतलब दूसरी तरह से पूछ रहा हूँ कि मिस्टर ए और बी बोले तो लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों जीएसटी में रजिस्टर्ड है, बट ये जो यूज कर रहा है एज ए रेजिडेंशियल पर्पस यूज कर रहा है मिस्टर बी, तो अब इस चीज में इसमें क्या प्रॉब्लम? अगर बी रजिस्टर्ड है तो इस केस में भी आपको आरसीएम में ही पे करना पड़ेगा। तो आपका मतलब तो ये निकला कि सर वो यूज चाहे कमर्शियल पर्पज हो चाहे रेजिडेंशियल पर्पज हो, अगर रेसिपेंट बोला तो टेनेंट अगर रजिस्टर्ड है तो उस केस में आरसीएम ही एप्लीकेबल होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर रेसिपेंट अनरजिस्टर्ड है, हाँ, और सेंडर और जो सप्लायर ऑफ सर्विस है हाँ, वो रजिस्टर्ड है हाँ, और वो प्रॉपर्टी कमर्शियल यूज के लिए दी जा रही है हाँ, उस केस में फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल होगा सप्लायर ऑफ सर्विस। क्लैरिफाइड सर। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस्टर ए जो कि लैंडलॉर्ड है वो अनरजिस्टर्ड है जीएसटी में, और जो रेसिपेंट है जो टेनेंट है वो है रजिस्टर्ड, और जो यूज कर रहा है उस प्रॉपर्टी को एज ए कमर्शियल यूज, इसमें क्या होगा सर? जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूज का कोई पैरामीटर नहीं है इसके अंदर। अगर रेसिपिएंट मेरा रजिस्टर्ड है और वो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यूनिट है, आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि अगर वो कमर्शियल यूनिट है जो कि रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से या कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से दी गई है तो उसको आपने जरूर देखना है। अगर वो कमर्शियल यूनिट है तो वो अभी भी जीएसटी के दायरे के अंदर है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर ही। लेकिन अगर वो रेजिडेंशियल यूनिट है, चाहे वो रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से दी गई हो या कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से दी गई हो, उसमें रिसिपिएंट को ही टैक्स पे करना है आरसीएम के तहत, अगर वो रजिस्टर्ड है तो। ओके, अगर सर दोनों ही अनरजिस्टर्ड हो तो जीएसटी के दायरे से कंप्लीटली बाहर है ट्रांजैक्शन, जीएसटी के दायरे से। तो इसका मतलब जो आम पब्लिक है जो अपने घर को किराए पे देती है तो जिसका 10,000 20,000 30,000 पर मंथ किराया आता है तो उनको वरी होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। मैं आपके वीडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यही दर्शाना चाहता था कि आम जनता को इसमें कुछ खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर दोनों ही अनरजिस्टर्ड हैं तो इस पे जीएसटी के कोई इम्प्लीकेशंस नहीं।
कोई इश्यू नहीं है। जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें गवर्नमेंट की क्या मंशा है, क्या इंटेंशन है इसको जीएसटी के दायरे में लाने का, कुछ इस पे सर? देखिए, अगर आप जियोपॉलिटिकल साइंस अपना आसपास का देखें तो आप ये पाएंगे कि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमीज इस टाइम पे डोल रही है, डगमगा रही है। इन्फ्लेशन काफी ज्यादा फैल चुका है, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा रीजन यूक्रेन और रशिया की वॉर है, जहाँ पे गैस की सप्लाईज रोक दी गई है, डिमांड और सप्लाई का सारा वेरिएंसेस काफी ज्यादा हो चुके हैं, जिस वजह से महंगाई काफी बढ़ रही है। इंडिया को भी जो ऑयल इंपोर्ट्स करने पड़ रहे हैं वो काफी महंगे करने पड़ रहे हैं, और काफी सारी चीजें अगर आप पीछे टाइम में देखें तो महंगाई काफी ज्यादा बढ़ी है, बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ी है। तो इसको टैकल करने के लिए अलग अलग कंट्रीज अलग अलग मेजर्स ले रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है इस दिशा में, क्योंकि इस इन्फ्लेशन को ही, इस महंगाई को कट ऑफ करने के लिए या फिर अपने टैक्स बेस बढ़ाने के लिए ही सरकार ने एक पर्टिकुलर वर्ग के ऊपर, एक पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर ये इस कॉस्ट को इम्पोज करने का फैसला लिया है, और मुझे लगता है ये काफी सही फैसला लिया गया है। तो मंशा यही है कि टैक्स बेस को जो है वो बढ़ाया जाए, टैक्स बेस को बढ़ाया जाए, और गवर्नमेंट ने ये भी ध्यान रखे कि इससे आम जनता को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऑब्वियसली ये जो बिजनेस घराने हैं उन्हीं से गवर्नमेंट टैक्स ले रहे हैं। कहीं कहीं गवर्नमेंट ने अपने टैक्स सिस्टम को, स्ट्रक्चर को भी शायद सुधारने की कोशिश की है, क्योंकि पहले क्या होता था कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं लगता था। एज ए अगर आप रेजिडेंशियल पर्पज ले दो तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वहाँ पे आप बोल सकते हो कि टैक्स इवेजन या फिर ऐसी कोई सिचुएशन जरूर होती होगी, इसलिए गवर्नमेंट ने उस सिस्टम को सुधारने के लिए जरूर इसको लेकर आई है। तो रियली थैंक यू सो मच सर, इस एक आपने बिल्कुल ही आसान भाषा में इसको डिस्क्राइब किया, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड मैं व्यूवर्स को बताना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर किया, और ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, उसी के लिए हम आपको अवगत कराते हैं। सो थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र जी फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मैं माय बेस्ट विशेस टू योर स्मार्ट क्लासेस, एंड आप ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई जब मुझे पता लगा कि डेडिकेटेडली आप लोगों ने सीएमए प्रोफेशन के लिए आप इतनी सारी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं बिना किसी अपनी पर्सनल उसके। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।